हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। आप जो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे वो काफ़ी बड़ा एक डेरिवेशन पढ़ा हमने। किसके लिए? विभव सीढ़ी के लिए, पोटेंशियल स्टेप या पोटेंशियल बैरियर जिसको बोल रहे थे, विभव रोधिका भी बोलते हैं उसको। उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर केस पढ़ लिया और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा मैं बताता हूँ आपको। हमने ये बोला कि एक पोटेंशियल स्टेप है ऐसा। पोटेंशियल स्टेप का मतलब ये हो गया कि x इक्वल्स टू जीरो से पहले, x लेस देन जीरो से पहले इधर जब पार्टिकल था यहाँ पे विभव जीरो था, पोटेंशियल जीरो था, बट इसके बाद में विभव पोटेंशियल का मान कितना है? v नॉट के इक्वल है। ये है, ये मतलब इतनी हाइट का बैरियर फेस करना पड़ेगा। अगर इधर से पार्टिकल आता है तो इतनी हाइट का बैरियर रोधिका का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो इस रोधिका का सामना करना पड़ेगा। अब अगर हमने दो केस लिए थे इसके अंदर कि एक तो ये क्षेत्र 1 है, ये रीजन फर्स्ट है और ये रीजन सेकंड है। फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन है वो साइज फर्स्ट है, सेकंड में साइज सेकंड है, ठीक है। अब पार्टिकल इधर से आ रहा है तो पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट होकर भी जा सकता है, परावर्तित होकर भी, या इधर जा सकता है पारगमन होकर भी, रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन होकर भी जा सकता है। तो दो तरीके हैं कि इधर भी जा भी सकता है, वापस भी लौट के आ सकता है। तो जानने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये बात किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? ये बात इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि जो पार्टिकल आ रहा है उसकी जो एनर्जी है E, वो E इस V नॉट के कंपेरिजन में कम है या ग्रेटर है। इट विल डिपेंड ऑन दिस। तो हमने जो लास्ट केस था उसके अंदर ये स्टडी किया था, ये पूरा कि E लेस देन V नॉट की सिचुएशन में क्या क्या सिचुएशन होगा, और E लेस देन V नॉट की सिचुएशन को जब हमने डील किया तो हमारे को पता चला कि R इज इक्वल्स टू 1 आया और ट्रांसमिशन इज इक्वल्स टू 0 आया। मतलब ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी 0 है और रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। यह आया था, यहाँ तक पहुँचे थे। और यहाँ से एक चीज़ जो कि R प्लस टी इज इक्वल्स टू 1, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये वैलिड होना चाहिए, तो वो वैलिड भी है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला केस स्टार्ट करेंगे, E ग्रेटर देन V नॉट। सेम जो प्रोसीजर वो जो पहले हमने किया, सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे। एग्जाम में ये वाला केस आया हुआ भी है, E लेस देन V नॉट वाला। E ग्रेटर देन V नॉट वाला आया हुआ तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो हम तो सारा ही करेंगे, ठीक है। तो ये केस स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट केस हम जहाँ पे पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं। उसमें जो लास्ट केस पढ़ रहे थे उसमें एक नोट डाल के लिख लेना। जो सब कुछ किया था ना हमने, वहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना। देखो जो हमने R और T जो कैलकुलेट किया, T कितना आया? 0 आया। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना है? 0। और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, पर पारगमन होगा ही नहीं। कण की अगर ऊर्जा, पार्टिकल की एनर्जी अगर इससे कम है, इस V नॉट से कम है अगर पार्टिकल की एनर्जी, तो पार्टिकल उधर कभी नहीं जाएगा। ये जो थॉट है ना, ये थॉट है क्लासिकल थॉट, चिरसम्मत यांत्रिकी का जो थॉट है वो है ये, कि जब पार्टिकल की एनर्जी कम होगी तो उधर कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के हिसाब से एक और चीज देखना, एक और चीज यहां पे सामने आती है, और वो चीज क्या है अभी ध्यान से देख लेना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो ये है कि हमने ये बताया कि ये वाला जो रीजन है सेकंड वाला, इसके अंदर पार्टिकल का जो फंक्शन आया वो आया d e⁻ αx, ये आया फंक्शन। अगर फंक्शन ये आता है तो इस एरिया के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दोनों में किसी की बात कर लो। प्रायिकता घनत्व है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी को ही तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। प्रायिकता घनत्व है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये होता है P, और P जो होता है वो होता है साई स्टार साई, या इसको ऐसे बोलो साई का मोड का स्क्वायर। ये जो आएगा d e⁻ αx इंटू d स्टार e⁻ αx स्टार, ये हो जाएगा। ये पहले लिख देना, ये बाद में लिख देना, एक ही बात है। मतलब ये स्टार वाला पहले लिख देना
और ये बदल, ठीक है। ये जो हो गया वो हो गया d का मोड e⁻²α_x। ये चीज़ क्या बता रही है? ये चीज़ ये बता रही है कि इधर पार्टिकल का वेव फंक्शन है। पहले वाली सिचुएशन में जब एनर्जी कम है, व्हेन E इज लेस देन V नॉट, इन दिस सिचुएशन ऑल्सो पार्टिकल कैन बी हियर बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस रीजन इज नॉट ज़ीरो। ये वाला जो क्षेत्र है इधर वाला सेकंड वाला, उसके अंदर भी पार्टिकल का फंक्शन है, और पार्टिकल का फंक्शन है तो उधर प्रोबेबिलिटी भी जीरो नहीं आ रही। इसका मतलब कई बार, और ये कैसा आ रहा है? एक्सपोनेंशियल आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के इधर रहने के चांसेस भी है, और एक्सपोनेंशियली डीकेइंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि पार्टिकल ऐसे रहेगा कि इधर तो पार्टिकल होगा ही होगा इस सिचुएशन में। जब यहाँ पर आएगा तो पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है कि इधर पाए जाने की प्रायिकता, इधर फाइंडिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा? धीरे 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 कम होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा इस तरीके से। आगे बात समझ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। सर मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करूँ, मैं एक्चुअली स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे पर बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ जी, तो इससे ये पता चला जो सेकंड रीजन में जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी, ये अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता की, तो जो फंक्शन है वो अपना फंक्शन था, फंक्शन इस तरीके से डिकेइंग फंक्शन है। अरे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, चरघातांकी रूप से घटता हुआ फलन है ऐसे। इसका मतलब है कि इधर तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता होगी कुछ ना कुछ, फंक्शन है तो प्रायिकता होगी। इसी तरीके से इधर जो प्रायिकता होगी वो इस तरीके से डिके होंगी, मतलब घटती हुई होगी। इसका मतलब है कि इधर पार्टिकल के रहने के चांस इधर तो होंगे फर्स्ट रीजन में, लेकिन सेकंड के अंदर पार्टिकल के रहने के चांस है वो बहुत कम है, और बहुत कम टाइम के लिए, कम डिस्टेंस के लिए है, लेकिन ये इधर भी रहने के चांस है। मतलब जब एनर्जी कम होगी, E लेस देन V नॉट है, तब भी पार्टिकल इस तरफ रहने की प्रायिकता रखता है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, ये फॉर्मूलेशन के हिसाब से ये बात भी पता चलता है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ऐसा नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से क्या होता है, जब पार्टिकल की एनर्जी कम है तो वो उधर किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। क्लियर है? ये सिचुएशन है, ये बात है। ये पार्टिकल का फंक्शन हो गया, फलन है ये फंक्शन। चमका? क्लियर है? ओके। अब देखो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज से यहां पता चल रहा है कि इस रीजन में भी पार्टिकल के पाए जाने की संभावना है। देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी इन दिस रीजन आल्सो ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो इस चीज को अब लिख लो, यहां पे लिख लो, यहां पे चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार E लेस देन V नॉट की स्थिति में, E लेस देन V नॉट की स्थिति में, ये लिखने के बाद में लिखना है ये सब कुछ। ये यहाँ से, ये आप चाहो तो ये डायग्राम तो बना सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखने के बाद में फिर लिखना है चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार E लेस देन V नॉट की स्थिति में, E लेस देन V नॉट की स्थिति में, E लेस देन V नॉट की स्थिति में द्वितीय क्षेत्र में कण के पाए जाने की संभावना शून्य नहीं होती है। कण के पाए जाने की संभावना शून्य नहीं होती है, ठीक है। सॉरी, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार कण के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, शून्य होती है, जबकि शून्य होती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार
क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार द्वितीय क्षेत्र में कण के फलन का मान शून्य नहीं होने के कारण, कण के फलन का मान शून्य नहीं होने के कारण, कण के फलन का मान शून्य नहीं होने के कारण द्वितीय क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता, शून्य नहीं होने के कारण द्वितीय क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता अशून्य होती है, अशून्य होती है, जो कि चरघातांकी रूप से कम होती जाती है, जो कि चरघातांकी रूप से कम होती जाती है। ये प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है ना, चरघातांकी रूप से कम हो रही है। ये देखो ऐसे, जो कि चरघातांकी रूप से कम होती जाती है। इंग्लिश में लिख लो। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, in the case of E less than V naught, in the case of E less than V naught, the probability of finding the particle, according to the classical mechanics, in the case of E less than V naught, the probability of finding the particle in the region second, in the region second, in the region second will be 0, in the region second will be 0, but quantum mechanically, the function of the particle in region second, the function of the particle in region second is not 0, is not 0, so its probability will not be also 0 in region second, in region second. It is a exponentially decreasing function, it is a exponentially decreasing function. ठीक है, क्लियर? ये एक नोट हो गया इसी के अंदर। अब देखो, अब ये खत्म हो गया, यहाँ पे पॉज करके जिसने नहीं छापा कॉपी कर लेना। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस डिस्कस हो गया, सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। और सेकंड जो केस है वो ये है, सेकंड केस, केस 2। सेकंड केस में क्या है, E ग्रेटर देन V नॉट की सिचुएशन में बात करते हैं कि जब एनर्जी, जो पार्टिकल आ रहा है, इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी जब V नॉट से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे एक लाइन लिख ला, यहाँ पे हिंदी में लिख लो पहले तो। जब आपतित कण की ऊर्जा, जब आपतित कण की ऊर्जा विरोधी विभव से अधिक हो, जब आपतित कण की ऊर्जा विरोधी विभव से अधिक हो, when the energy of particle, when the energy of particle, when energy of incoming particle, when the energy of incoming particle is greater than the barrier potential, is greater than the barrier potential। ठीक है, ये आ गई बात समझ। क्लियर है कि जब E का वैल्यू V नॉट के कंपैरिजन में क्या हो, ज़्यादा हो, तब क्या सीन बनेगा, तब क्या सिचुएशन होगी, तब किस तरीके से हम चीज़ों को डील करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, ये V नॉट है, ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है, वो प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। पार्टिकल की एनर्जी इस बार इस V नोट वाली जो हाइट है इससे ज़्यादा है, पार्टिकल ऊपर है। तो पार्टिकल क्या ऊपर है तो वापस जाने के चांस भी है क्या उसके,
या केवल उधर जाएगा, उधर चला गया तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, कितनी आर का वैल्यू कितना आएगा, टी का वैल्यू कितना आएगा, वो दोनों कैलकुलेट करना है। मतलब पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो वो दोनों चीज़ें हमारे को कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो वो ही सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई कर दूँ, मैं कर दूँ। तो देखो आओ, देखो क्या है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। वो तो अपने को पहले क्लियर तो था, ई लेस देन वी नोट से, ई ग्रेटर देन वी नोट। तो पहले रीजन के लिए फिर सेकंड रीजन के लिए, पहले रीजन में फर्स्ट रीजन, इन द फर्स्ट रीजन पोटेंशियल इज जीरो, इन सेकंड रीजन पोटेंशियल इज वी नोट। इसमें स्थितिज ऊर्जा जीरो है, पोटेंशियल विभव का मान इधर विभव का मान वी नोट के बराबर है। तो देखो क्षेत्र 1 में, क्षेत्र फर्स्ट रीजन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, रीजन 1 की, रीजन 1 में बात करें अगर हम लोग, तो रीजन 1 में बात करें तो क्या होगा, रीजन 1 में श्रोडिंगर इक्वेशन लगाओ, बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण से, श्रोडिंगर समीकरण से, श्रोडिंगर समीकरण से क्या होगा, श्रोडिंगर समीकरण से माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई, ये होगा। फर्स्ट रीजन के लिए जो कैलकुलेशन आएगा एज इट इज वैसा का वैसा आएगा, भले एक एक पॉइंट कॉपी कर देना उठा के, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, लास्ट का आंसर भी चेंज नहीं आएगा फर्स्ट रीजन में, तो केवल सेकंड रीजन में थोड़ा सा चेंज होगा। मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ। फर्स्ट रीजन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रीजन में साई फर्स्ट मान रहे हैं इसको, इट इज साई फर्स्ट। देखो ये आएगा माइनस एच कट स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट रीजन में क्या है, फर्स्ट रीजन में v इज इक्वल्स टू 0 प्रथम क्षेत्र में, प्रथम क्षेत्र में इन फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन में तो v 0 होता, पोटेंशियल, पोटेंशियल 0 होगा, तो देखो क्या होगा, ये माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई फर्स्ट डेल एक्स स्क्वायर और ये इज इक्वल्स टू ई साई 1, ठीक है। वो सेम चीज़ इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, आगे चलते हैं। देखो इसका वही सिचुएशन, 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर को तो के स्क्वायर मान लो, लेट 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर को तो नया कांस्टेंट के स्क्वायर कंसिडर कर लो, और ये आ जाएगा फिर डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। ये आएगा डी स्क्वायर साई फर्स्ट प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल्स टू 0। साई फर्स्ट कांट भी 0, तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो डी आएगा, वो आएगा प्लस माइनस आयोटा के, तो डी के दो वैल्यू मिल गए, डी के दो वैल्यू मिल गए। यहाँ तक कर लिया होगा, यहाँ पे पहुँच करके फिर से छाप लेना, आगे चलता हूँ मैं। साई का वैल्यू जो है साई फर्स्ट वो आएगा ए ई टू पावर आयोटा के अक्ष प्लस बी ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, जरा सा भी, सेम एज इट इज। मैंने बोला कॉपी होगा तो कॉपी किया है मैंने, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट रीजन में क्योंकि पोटेंशियल बराबर था ना, सेम पोटेंशियल था, सेम फंक्शन माना है, साई वन साई वन साई वन साई वन साई वन आ गया ये, ठीक है ना। साई वन का वैल्यू आ गया प्रथम क्षेत्र के लिए। दिस इज वेव फंक्शन, प्रथम क्षेत्र के लिए तरंग फलन, प्रथम क्षेत्र के लिए तरंग फलन, वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट रीजन, ठीक है। आगे बात समझ। ये फर्स्ट रीजन के लिए बातें हो गई। अब सेकंड रीजन के लिए, फॉर सेकंड रीजन,
सेकंड क्षेत्र के लिए फॉर रीजन 2, ठीक है। सेकंड रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण लगाने पर बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, बाय श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई सेकेंड प्लस वी साई सेकेंड इज इक्वल्स टू ई साई सेकेंड, ये होगा। सेकेंड रीजन में जो v होता है वो क्या है, v नॉट है, और इस बार जो है v नॉट है वो v नॉट लेस देन है e से, ये भी चीज़ पता आपने को, ठीक है ना। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ये तो पता ही है कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट एंड e इज ग्रेटर देन v नॉट, ठीक है। तो देखो अभी ये आएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, v का वैल्यू v नॉट साई सेकेंड इज इक्वल्स टू ई साई सेकेंड, क्लियर है। आगे अगर बात करूँ तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आऊँ तो v नॉट माइनस ई साई सेकेंड इज इक्वल्स टू 0, इसको इस तरफ ले आए v नॉट माइनस ई हो गया। अब देखो ये 2m माइनस एच कट स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकेंड डेल एक्स स्क्वायर, ये इससे 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, तो ये आएगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया था कि पहला टर्म तो पॉजिटिव रहे, माइनस से मल्टीप्लाई ये माइनस हो जाएगा, ये v नॉट माइनस ई साई सेकेंड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आगे देखो इसके अंदर ये जो है, इसमें एक चीज़ सोचना आप कि ये वाला जो केस है इसके अंदर कौन बड़ा है। मैंने बोला था कि ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं एक बार जो चीज़ बता देता हूँ वो चीज़ आगे काम में आने वाली है, इसलिए ही मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने बोला था कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव रहे, इस तरीके से हमारे को इसका साइन बनाना है। इसमें कौन ज़्यादा है, ई ग्रेटर है वी नॉट के कंपेरिजन में, ई ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसमें से माइनस होगा तब जाके पॉजिटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है एक तरीके से, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसको इस तरीके से लिखना है ताकि ये पॉजिटिव रहे, ये पॉजिटिव रहे, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ये e माइनस वी नॉट साई सेकेंड इज इक्वल्स टू 0। अब देखो e माइनस वी नॉट, e ज़्यादा है कंपेरेटिवली वी नॉट, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब सही है, अब काम सेट है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब इसको कुछ कांस्टेंट के इक्वल कंसिडर कर लो, तो मान लो इसको मैं कुछ कांस्टेंट मान लूँ, लेट 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, या तो अल्फा स्क्वायर मान लो या कुछ और मान लो, जैसे पहले हमने अल्फा स्क्वायर ही माना था। कुछ बुक्स में जनरली के डेस भी मानते हैं, कुछ बुक्स में अल्फा भी मानते हैं, आपके चाहे जो मर्जी मान लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे के डेस स्क्वायर कर लिया, ठीक है। आगे चलाओ, इसके बाद को आगे करें तो डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेस स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, पॉज करके छाप लेना। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। एक बार मुझे टाइम देख लेने दो, वी हैव 5 मिनट्स। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो इसको सॉल्व करो, डी स्क्वायर साई सेकेंड प्लस के डेस स्क्वायर साई सेकेंड। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये डी स्क्वायर कहाँ से आया, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मैंने तरीका सिखाया था पहले, ये डेरिवेशन चालू करने से पहले, वो इसीलिए सिखाया था कि बार बार मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, ठीक है। ये आ गया डी स्क्वायर प्लस के डेस स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल्स टू 0। साई सेकेंड कांट भी 0, सो कौन 0 होगा, डी स्क्वायर प्लस के डेस स्क्वायर 0 होगा, और ये अगर 0 होता है तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के डेस स्क्वायर, और डी इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा के डैश।
जो पहले वाला केस था, पहले वाला कौन सा केस था? पहले वाला केस था E लेस देन V नॉट वाला। यहाँ वाला जो केस था उसके अंदर जो ये सॉल्यूशन आया था, यहाँ पर सेकंड वाला जो सॉल्यूशन आया था सेकंड रीजन के लिए, उसमें वो आया था, ये आयोटा में नहीं आया था, रियल वैल्यूज आया था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आया है, ये बात का ध्यान रखना। डिफरेंस ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है क्योंकि वहाँ पर ये डी स्क्वायर प्लस नहीं आया था, यहाँ पे माइनस आया था वहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है यहाँ पे, मैं ऊपर इसका रहा हूँ, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप इसको छाप लेना। तो इसका देखो सॉल्यूशन जो आएगा, अतः साइज सेकंड का जो सॉल्यूशन आएगा, साइज सेकंड वो क्या आएगा? C e⁻, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, साइज सेकंड वो आएगा C e⁻ आयोटा k डैश x प्लस D e⁻ माइनस आयोटा k डैश x। ये मिला मुझे वेव फंक्शन, ठीक है। ये वेव फंक्शन मिला। अभी इसमें भी कुछ हम कंडीशंस लगा के इसको देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा आ रहा है या कौन सारे टर्म रहेंगे या कोई पर्टिकुलर टर्म हटेगा इसमें से, ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखना, ये किसके लिए है? ये है रीजन 2, सेकेंड वाला रीजन। सेकेंड वाले रीजन में पार्टिकल का, द्वितीय क्षेत्र में जो कण है उसका जो फंक्शन है ये आया है। ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का फंक्शन है, उस पार्टिकल का फंक्शन है कि इधर पार्टिकल इधर पहुंच गया, अब पहुंचने के बाद में पार्टिकल का यहाँ पर है वो उधर जा रहा आगे, तो उस पार्टिकल का ये वेव फंक्शन है। ये फर्स्ट जो पार्ट है, पहला भाग है, ये वाला तो क्या बताता है? ये फर्स्ट पार्ट तो ये शो करता है कि पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा, और ये आयोटा के साथ में जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये शो करता है कि पार्टिकल वापस आएगा। अब आप सोचो, अगर पार्टिकल एक बार इस बाउंड्री को क्रॉस करके इधर चला गया और हमारे को ये वेव फंक्शन मिला, तो क्या इधर आने के बाद में वापस आने के चांस है क्या? नहीं। अगर वापस आने के चांस होंगे तो वो इस बाउंड्री के ऊपर ही होंगे, इस बाउंड्री के ऊपर होंगे, मतलब साइज फर्स्ट में ही होंगे। अगर होंगे तो साइज सेकंड का मतलब तो है पार्टिकल बाउंड्री को क्रॉस करके इस तरफ आ गया, और इस तरफ आने के बाद में पार्टिकल के वापस जाने के कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो कोई अवरोध नहीं है ना, एक बार आ गया उस अवरोध के ऊपर तो उसके बाद में तो कोई बैरियर है नहीं, तो वापस तो नहीं जाएगा। आने के बाद में, तो आने के बाद में यह वेव फंक्शन, इसका मतलब वापस जाने वाला पार्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है ये यही बता रहा है कि पार्टिकल इधर आने के बाद में वापस चला जाए तो वापस नहीं जा सकता, यहां से जा सकता है, इधर आने के बाद में नहीं जा सकता। मतलब साइज सेकंड में ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट जीरो होगा, बिकॉज ये पार्ट ये शो कर रहा है कि पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां तो सेकंड में आने के बाद तो रिफ्लेक्ट होने का कोई सीन ही नहीं है, वहां पे तो रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई वॉल कोई दीवार है ही नहीं। सेकंड में आने के बाद की बात कर रहा हूं। इट मीन्स ये जो डी वाला पार्ट है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो डी वाला पार्ट क्या होगा अपने पास में? जीरो होगा। तो यहां पर देखो मैं एक लैंग्वेज लिख सकता हूं, मीन्स डी e⁻ आयोटा kx क्षेत्र 2 से कण के परावर्तन को प्रदर्शित करता है, परावर्तन को प्रदर्शित करता है, परंतु कण क्षेत्र 2 में आने के पश्चात पुनः परावर्तित नहीं होता है, परावर्तित नहीं हो सकता। अतः डी e⁻ आयोटा kx विल बी जीरो। आई बात समझ? इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ या आप चाहे तो मैं लिख दूंगा, आप चाहे जैसी मर्जी